हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 को ऑर्डर 14 के साथ रेडिविल किया जाता है। ऑर्डर 14 का लेक्चर हम इस ऑर्डर 10 के बाद अगला लेक्चर ऑर्डर 14 का करेंगे। ऑर्डर 10 क्या है? ऑर्डर 10 डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, कि जब सूट फाइल कर देते हैं, डिफेंडेंट आ जाता है, देयर आफ्टर कोर्ट का एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कैसे होगा। सबसे पहले क्या कहते हैं? असर्टेनमेंट वेदर एलिगेशन एंड प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड। ये हेडिंग इटसेल्फ आपको एक्सप्लेन कर रही है कि टू देखने के लिए जो एलिगेशन प्लीडिंग्स में लगे हैं उनको एडमिट या डिनाई किया गया है या नहीं। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल असर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी और हिज प्लीडर वेदर he admits or deny such allegation of facts as are made in the plaint or written statement if any of the opposite party and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made. The court shall record such admissions and denial. इसमें क्या है? The allegations made in the plaint or written statement are not expressly or impliedly admitted or denied by the party अगेंस्ट हम दे आर मेड, कि जो पार्टी ने सपोज करो प्लेंट दी, उसने रिटर्न स्टेटमेंट के रिगार्ड डिफेंडेंट के रिगार्डिंग जो भी लिखा है उसको एडमिट राइट अवे एडमिट नहीं किया है, या रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के एलिगेशंस को राइट अवे एडमिट नहीं किया गया है, इन दैट केस एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कब होती है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द इशूज़ जो आगे आएगी वो पहली हियरिंग होगी। नॉर्मली उसको फर्स्ट हियरिंग बोलते हैं। द कोर्ट शैल असर्टेन, कोर्ट असर्टेन करेगी कि वेदर द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आर एडमिटेड और डिनाइड बाय द पार्टी। वो कब करेगी? जब जिन एलिगेशंस को ना तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एडमिट किया गया है ना डिनाई किया गया है, उन केसेस में कोर्ट पार्टीज़ को बुला के या उसके प्लीडर्स को बुला के एग्जामिन करके देख सकती है। आगे आता है विद रिगार्ड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। ऑर्डर 10 रूल 1A B C ये तीनों डील करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम इज़ टू बी रेड विद सेक्शन 89 ऑफ द CPC। उसमें कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होंगे? उसमें होगा आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। तो इसमें जो है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, रेजोल्यूशन सिस्टम है। आप सेक्शन 89 इसके साथ रेड विद करेंगे और इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट केस है सेक्शन 89 रेड विद सेक्शन रूल 10 ऑर्डर 10 रूल 1A to C। इसके ऊपर एक तो आप सैलम बार एडवोकेट जो मैंने आपको केस बताया है उसके ऊपर है। उसमें बोला गया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ सिविल कोर्ट टू एग्जामिन वेदर द ADR mechanism is possible and if ADR mechanism is alternative dispute resolution mechanism is possible. If ADR mechanism is possible then it is mandatory to recommend the dispute for the ADR method। मीन्स कोर्ट को कंपल्सरी ADR मेथड के लिए भेजना। जैसे कि सूट आता है आफ्टर रिसीविंग द रिटन स्टेटमेंट द कोर्ट विल सी वेदर द ADR mechanism is possible or not. If possible then the suit shall be sent for that ADR mechanism जो भी कोई बनेगा। If the suit is not if it is not possible to send the suit for ADR mechanism, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से हो सकता है, या कॉम्प्लिकेटेड हो सूट, या कुछ ऐसा सूट हो जिसके लिए ADR mechanism सूटेबल नहीं है, इन दूस केसेस द कोर्ट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस कि क्यों नहीं वो ADR mechanism के लिए है और आगे क्यों नहीं भेजा जा रहा। उसके बाद कोर्ट फर्दर प्रोसीड करती है। सैलम बार एडवोकेट में क्या क्या है आगे? सेक्शन 89 CPC गिव्स अ डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट टू फाइंड आउट whether there is possible such terms of settlement in the dispute which can be resolved to the ADR mechanism. If the court finds that such terms are possible, the court will formulate the terms of settlement and refer it to the parties for their opinion. कि कोर्ट
पहले देखे कि हो सकता है, अगर हो सकता है तो कोर्ट उसकी अपना क्या कहते फॉर्मुलेट करेगी टर्म्स और पार्टीज़ को दे देगी, रेफ़र कर देगी पार्टीज़ को फॉर देयर ओपिनियन। एंड इफ़ द टर्म्स आर नॉट फाउंड टू बी पॉसिबल देन द कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड विल कंडक्ट द ट्रायल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पॉसिबल नहीं है एडीआर के लिए भेजना तो वो रीजंस रिकॉर्ड करके प्रोसीड कर लेगी फर्दर। But if it is possible, then terms of settlement will be referred to the parties for their opinion. If they do not agree, the court is free to reformulate those questions. मतलब कि अगर पार्टीज एग्री नहीं करती हैं टर्म्स पे, then the court can reformulate the terms जिसपे ऊपर पार्टीज एग्री कर सके। फिर अगेन पार्टीज को रेफर करेगी। Upon parties agree upon a particular mechanism, the court will refer the case to the concerned body or agency. मतलब कि उन्होंने मान लिया जी कि हमें मीडिएशन में जाना है तो कोर्ट मीडिएशन में भेज देगी अगर पार्टीज एग्री करती हैं। वो जब एग्री करने के बाद उस बॉडी के पास चला गया, जैसे मीडिएशन के में चला गया, देन वो बॉडी अपना मीडिएशन के बेसिस पे अपनी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी एंड विल सबमिट द रिपोर्ट टू द कोर्ट कि वेदर द मीडिएशन इज सक्सेसफुल और नॉट। इफ़ इट इज सक्सेसफुल द कोर्ट विल फॉर्मुलेट द डिक्री अकॉर्डिंगली। अगर मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं हुई देन द कोर्ट विल प्रोसीड द सूट फॉर फर्दर ट्रायल। इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें दिया गया है कि किन किन केसेस में एडीआर मैकेनिज्म ऑप्ट किया जा सकता है, किन किन में नहीं किया जा सकता। इसको आप जरूर रीड कर ले एक बार। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वैरके कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट। जो सैलम बार एडवोकेट का उसकी भी साइटेशन नोट कर लें आप। सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। कीप इन माइंड वन थिंग, द एडीआर mechanism as introduced is introduced upon the recommendations of मलिमत कमेटी। और ये जो ऑर्डर 10 रूल 1A 1B एंड 1C वर एडिड बाय 2002 अमेंडमेंट। इस 2002 की अमेंडमेंट में ये ऐड किए गए हैं। इसमें आगे हम एक बार इसको बेयर लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। 1A क्या कहता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशंस एंड डिनाइल्स, मीन जो रूल 1 में है उसको रिकॉर्ड करने के बाद द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट to opt either mode of the settlement outside the court as specified in subsection 1 of section 89। कि 89 के जो फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं आप उनको में से कोई भी मोड ऑफ सेटलमेंट डिसाइड कर लीजिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए। ऑन द ओपिनियन ऑफ द पार्टीज द कोर्ट शैल फिक्स द डेट ऑफ अपीयरेंस बिफोर सच फॉर्म और अथॉरिटी एज मे बी ऑप्टेड बाय द पार्टी। अगर पार्टीज एग्री कर जाती हैं किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मैकेनिज्म के लिए, देन द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट टू अपीयर बिफोर दैट पार्टी। और उस दिन को पार्टी उसके आगे अपीयर करके वो प्रोसीड कर लेगी पार्टी आगे। अपीयरेंस बिफोर द कंसिलिएटर फॉरम और अथॉरिटी वेयर अ सूट इज रेफर्ड अंडर रूल 1A द पार्टी शैल अपीयर बिफोर सच फॉरम और अथॉरिटी फॉर कंसिलिएशन ऑफ द सूट, जो हमने पहले बात की है। अपीयर बिफोर द कोर्ट consequent to the failure of efforts of conciliation where a suit is referred under rule 1A and the presiding officer of the conciliation forum, here their conciliation forum means all fours are conciliation forum, mediation, conciliation, arbitration and लोक अदालत, वो सारे वो जो हैं वो conciliation forums ही हैं। और authority is satisfied that it would not be proper in the interest of justice to proceed with the matter further, then it shall refer matter again to the court and direct the parties to appear before the court on the day fixed by it। मतलब कि उस फॉरम को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको लगता है कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रोसीड फर्दर किसी टेक्निकल वजह से या कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, या उसको लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, या पार्टीज रिफ्यूज़ कर देती हैं कि हम आगे नहीं करना चाहते, देन that presiding officer will make it his report and will submit it to the trial court to proceed further with the suit। oral examination of party और companion of party after the first hearing of the suit, ये तो हो गया हमारा ADR मेथड का।
सेक्शन 89 को आप इसके साथ रीड कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल है वहाँ पे। आफ्टर द हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल विद द व्यू शैल, दैट मीन्स आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, दैट मीन्स आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द इशूज द कोर्ट शैल, करेगी ही करेगी, with the view to elucidating matter in controversy in the suit, examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in the court as it deemed fit। मतलब कि जो पार्टीज अपीयर हुई हैं पर्सन में या प्रेजेंट है कोर्ट में, उनको एग्जामिन करेगी टू एल्यूसिडेट द मैटर इन कंट्रोवर्सी। हियर दे हैव यूज द वर्ड मैटर इन कंट्रोवर्सी, नॉट मैटर इन डिस्प्यूट। अगर प्री में आता है कि कौन सा मैटर इन डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी, यू हैव टू मार्क मैटर इन कंट्रोवर्सी। मैटर इन कंट्रोवर्सी को एल्यूसिडेट करने के लिए मीन्स उसको और ज़्यादा समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो पार्टीज इन पर्सन है या प्रेजेंट है कोर्ट में, उनको एग्जामिन करेगी। आगे जो सेकंड क्लॉज है, इट डील्स विद मे, पहले में करेगी करेगी, इसमें डिस्क्रिशन है कोर्ट की। मे ओरली एग्जामिन एनी पर्सन able to answer, they where they in clause 1 they have used the word parties, यहाँ पे किसी भी आदमी को कर सकती है, any person able to answer any material question, जो कि material questions का आंसर दे सकता है उस आदमी को, relating to suit by whom any party appearing in person or present in court or his pleader is accompanied। मतलब कि किसी भी बंदे को कर सकती है जो कि डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, सूट के रिगार्डिंग आंसर दे सकता है। बाय हूम एनी पार्टी अपीयरिंग, जो पार्टी अपीयर कर रही है इन पर्सन और प्रेजेंट ये कोर्ट में है, या उसके साथ उसका प्लीडर कंपेन कर रहा है, तो उसको कोर्ट एग्जामिन कर सकती है। ये जो मे एग्जामिन ओरली है ना, ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है। एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग द कोर्ट में ओरली एग्जामिन any party appearing in person or present in court or any person able to answer any material questions relating to the suit by whom such party or his pleader is accompanied। में सब्सिक्वेंट हियरिंग की भी कर सकती है। अगर हम ऊपर वाले रूल के क्लॉज बी और 2 को इकट्ठा पढ़ें तो इट मीन्स कि किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे कोर्ट पार्टीज़ को, जिसके साथ प्लीडर है उसको, या किसी भी बंदे को जो मटेरियल फैक्ट्स जानता है सूट के, उसको एग्जामिन कर सकती है। द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट पुट इट इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल क्वेश्चन सजेस्टेड बाय आइदर पार्टी। मतलब कि जब ये एग्जामिनेशन करना है आइदर इन शैल वाला या मे वाला या रूल 2 वाला, सब रूल 2 वाला, उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है जो पार्टीज टू द सूट है, वो कोर्ट को सजेस्ट करती है कि आप पूछिए, तो कोर्ट को अगर ठीक लगे वो पूछ सकती है। सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन, जो भी उसका एग्जामिनेशन होगा वो जज रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में सॉरी, तो वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा। द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय द जज एंड शैल फॉर्म ए पार्ट ऑफ द केस रिकॉर्ड। Consequence of refusal or inability of pleader to answer, where the pleader of any party who appears by a pleader or any such person accompanying a pleader as where the pleader of any party who appears by pleader or any such person accompanying a pleader or is referred to in rule 2 refuses or is unable to answer any material question relating to the suit which the court is of opinion that the party whom he represents ought to answer and is likely to be answer if interrogated in person, the court may postpone the hearing of the suit to a day not later than the 7 days from the date of the first hearing and direct that such party shall appear in person on such day। मतलब कि अगर प्लीडर अपीयर हुआ सपोज करो, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, वो आंसर देने के लिए उसका आंसर इतना सफिशिएंट नहीं है और कोर्ट को लगता है कि पार्टी अगर इन पर्सन आए तो वो सफिशिएंटली आंसर दे सकती है, देन द कोर्ट कैन एडजर्न द सूट
कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। ये पार्ट आपका प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेज जो दिए गए हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द 7 डेज, कब से कहाँ तक के लिए कर सकते? फॉर नॉट लेटर देन द फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा प्री के लिए। पोस्टपोन कर सकती है, और पोस्टपोन करते समय क्या डायरेक्शन दे सकती है कि वो पार्टी इन पर्सन अपीयर हो। इफ सच पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, मतलब कि वो पार्टी अपीयर होने के लिए अपीयर नहीं होती है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़। अगर तो एक्सक्यूज़ है तो वो तो ठीक ही है, एक्सक्यूज़ है उसके पास, लॉफुल है तो कोर्ट को एडजर्नमेंट देनी पड़ेगी। अगर लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है, देन इन सच केस इन अ पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट राइट अवे कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। मतलब कि प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ तो सूट को डिसमिस कर सकती है, डिफेंडेंट नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। और मेक सच ऑर्डर एज इन रिलेशन टू द कोर्ट डीम्स फिट, मतलब कि कोर्ट को जो ऑर्डर लगेगा वो अपना कर देगी ऑर्डर। हिल जाता है। pronounce the judgment और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स। अगर पार्टी नहीं आई तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है या कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो उसको ठीक लगे। ऑर्डर 10 मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपको करना तो पड़ेगा ही इसको। प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता होता है। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा इसमें से। तो एक बार जब आप बेयर लैंग्वेज पढ़ के रखेंगे, इन केस गलती से भी अगर छोटा कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन यू विल हैव द बेयर एक्ट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। आप फटाफट बेयर एक्ट से वो प्रोविज़न देख के कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको अच्छी तरह से रीड किया होगा एक बार बेयर लैंग्वेज को, तो आपको बेयर एक्ट वहाँ पे रीड करने में भी मुश्किल नहीं आएगी, समझने में भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप अपना आंसर फॉर्मुलेट विद इन योर टाइम फ्रेम कर सकते हैं। अदरवाइज बेयर एक्ट से तो टाइम वेस्ट ही होता है वहाँ पे पेपर में। तो अवॉइड करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट ना खोलें, आपको वैसे ही प्रोविजंस का पता हो और सीधा लिख सकें। तो बेयर एक्ट्स बेसिकली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए हेल्प कम करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो जो बेसिक प्रोविजंस है वो तो आपको वैसे ही आनी चाहिए। अदरवाइज़ आप हर एक प्रोविज़न के लिए अगर बेयर एक्ट खोलने लगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो इस वजह से जो प्रोविजंस मेंस के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए हम बेयर एक्ट की हेल्प ले सकते होते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमने उन प्रोविजंस को पहले से अच्छी तरह रीड कर रखा है, तभी हम बेयर एक्ट की हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे भी। अगर हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो हम बेयर एक्ट से भी उस टाइम पढ़ के समझ के लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतने में तो आपका कई नंबर का पेपर छूट जाएगा। तो इस वजह से आप पहले इसको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लें। थैंक यू।